our today's chapter is sources of energy, right? तो एनर्जी हमारी लाइफ में अलग अलग बहुत बड़े जो फैक्टर्स है वो पूरे करती है। वो हमारी लाइफ में कंफर्ट, हमारी लाइफ की प्रोडक्टिविटी, राइट, और हमारी जो फैसिलिटीज़ है उसको प्रोवाइड करती है। तो जैसे कि एनर्जी लाइट्स अवर सिटीज़, powers our vehicles, used in cooking, manufacturing, etc. सो ये सारी जो एनर्जी है उससे हमारा जो काम है वो कम समय में ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि पहले लाइट्स नहीं थी, बहुत बहुत पहले लाइट्स की इवोल्यूशन नहीं हुई थी, तो अब हम लोग नाइट को भी लाइट का यूज़ कर सकते हैं और जिससे हमारा जो भी हाउस होल्ड वर्क हो वो कंप्लीट कर पाते हैं। So see, we can use petrol, fossil fuels to move from one city to another city. We can use this stove to cook our food. नहीं तो पहले क्या करना पड़ता था, लकड़े होते थे उसको जलाना पड़ता था और उससे हमें हमारे जो घरों में कुकिंग हो पाती थी। और पहले तो पैदल हम लोग चलते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, बट ये जो व्हीकल्स है उसके अंदर जो फॉसिल फ्यूल्स यूज़ होते हैं उससे हम लोग इजीली कहीं पर भी जा सकते हैं। सो व्हाट इज एनर्जी क्राइसिस? Energy crisis occurs when we all have a great need of fuel or electricity but does not have enough amount of them. हमारे पास जो भी कंज्यूम करने का जो साधन है वो तो है, व्हीकल तो है हमारे पास, बट उसको चलाने के लिए जो फ्यूल लगता है, इलेक्ट्रिसिटी लगती है, वही अगर हमारे पास नहीं है तो वो एक क्राइसिस हुआ। सो अ लार्ज पोर्शन ऑफ एनर्जी वी यूज इज डिराइव फ्रॉम ऑयल। Some experts claim that we will run out of oil in just a few decades. क्योंकि ये जो एनर्जी हम लोग यूज़ कर रहे हैं व्हीकल्स में, फैक्ट्रीज में, वो फ्यू डिकेड्स तक ही चलेगी, ऐसा कुछ एक्सपर्ट का मानना है। क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल्स है वो बहुत ही लिमिटेड है, जो भी ऑयल्स है वो बहुत ही लिमिटेड है और उसका कंजप्शन बहुत ही ज़्यादा है। सो बट वाई एनर्जी क्राइसिस अकर्स? क्यों? तो एक तो हम लोग बहुत सारी जगह पे एनर्जी का यूज़ करते हैं, फ्यूल्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि फॉर कुकिंग, फॉर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर व्हीकल चलाएंगे, राइट, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे, बल्ब का यूज़ करेंगे, वो जो एनर्जी जनरेट होगी वो भी किसी फॉसिल फ्यूल के बर्निंग के कारण होगी, तो भी मतलब कि कंजप्शन ज़्यादा है और जो उसका मेकिंग है, मेकिंग प्रोसेस बहुत ही स्लो है, तो फिर एनर्जी क्राइसिस होगी। सो गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी, so it should give large amount of energy per unit mass, it should be easy to access, it should be easy to store and transport, and it should be cheap. तो ये सारे पैरामीटर्स जब कंप्लीट होंगे तब एक अच्छी एनर्जी का सोर्स मिला, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। So source of energy are of two type, first conventional and second non-conventional. Conventional sources of energy, sources which are being used since long time like coal, wood, wind, etc. And non-conventional, that sources whose use has started only recent like sun, wave, etc. So sources of energy can be categorized in one more way: renewable, non-renewable. Renewable means source which can last for a very long time, its supply is unlimited. So it can be non-exhaustible sources for energy. So example of such types of energy resources are sun, wind, wood and wave, जिसको हम लोग रिन्यू कर सकते हैं, जो हमें बाद में मिलने वाली है। सो ये जो सप्लाई है वो अनलिमिटेड है, वो कभी भी एग्जॉस्ट नहीं हो सकती, इट इज नॉन एग्जॉस्टिबल। Non-renewable, so sources whose supply is limited and is likely to be finished one way, they are also called exhaustible sources of energy. Examples of these energies are coal, petrol, etc.
Conventional sources of energy, first is fuel. So fuels are such sources of energy which give heat energy on burning, such as coal, petroleum, wood, right? Then fossil fuels. So these are the fuels formed from remains of dead plants, animals. जो भी plants dead हो चुके, animals dead हो चुके, वो अर्थ के क्रस्ट में एक्सेसिव प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से वो अंदर बहुत सालों तक मतलब वो रहे हैं, राइट। इसकी वजह से जो भी फ्यूल्स फॉर्म होंगे उसको हम लोग फॉसिल फ्यूल्स बोलेंगे। सो एग्जांपल्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम में पेट्रोल भी आएगा, डीजल, केरोसिन और एलपीजी। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड वाइडली यूज्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। We use these fossil fuels for industrialization, but as it is a non-renewable source of energy, so must be used carefully. Because fossil fuels are so limited and consumptions are so much more. Disadvantages of fossil fuels: it causes air pollution. First of all, when we burn fossil fuels, poisonous gas like oxides of carbon, nitrogen, sulfur are released. जैसे कि हम लोग व्हीकल चलाते हैं तो व्हीकल में से थोड़ा थोड़ा धुआं निकलता है, तो वो बहुत ही पॉइजनस है। उसमें से ऑक्साइड ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर ये सब रिलीज होते हैं और ये हमारे सांस लेने के कारण बहुत ही हार्मफुल होते हैं। सो व्हेन दिस गैसेस रिलीज इन एयर दे कॉज एसिड रेन. When acid rain falls on the earth, it undergoes various physical and chemical changes and causes soil and water pollution. Fossil fuels release lot of smoke, so these are the disadvantages. Now uses of fossil fuels: first in cooking, LPG, coal, right? In vehicles, petrol, diesel. टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए फ्यूल्स भरेंगे जिससे मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी और वो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट इज अ प्लांट इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फॉसाइल फ्यूल्स, मेनली फ्रॉम कोल। वर्किंग ऑफ पावर प्लांट, सी दिस इज दी construction, this is the one figure of power plant. So first the coal is burned into furnace of steam boiler. Because of that steam के कारण हाई प्रेशर क्रिएट होगा। अब हाई प्रेशर के कारण जो स्टीम है वो उस हाई प्रेशर मतलब फोर्स के कारण वो रोटेट होगा और वो रोटेशन से मतलब टरबाइन ब्लेड्स रोटेट होगी क्योंकि फोर्स बहुत ही ज़्यादा है और टर्बाइन टर्न्स, इट कॉजेज द जनरेटर टू डू इट्स वर्क एंड क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया? एक तो कोल बर्निंग से, तो उससे स्टीम क्रिएट हुई, उससे हाई प्रेशर बना, उससे जो टर्बाइन है, टर्बाइन ब्लेड्स को एक फोर्स मिली कि जिससे वो रोटेट हो सके और रोटेशन से मतलब कि वो हमें मैकेनिकल एनर्जी मिला और वो मैकेनिकल एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर पाते हैं। So transmission of electricity is more efficient than transporting coal or petroleum over the same distance. Therefore, many thermal power plants are set up near coal or oil fields. क्योंकि ये जो सारे कोल और पेट्रोलियम है उनको लॉन्ग डिस्टेंस पे ले जाना थोड़ा कॉस्टली हो जाएगा, तो हम लोग जो भी पावर प्लांट्स है वो कोल और ऑयल फील्ड्स के नज़दीक ही बना देते हैं कि जिससे वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके। हाइड्रो पावर, हाइड्रो पावर इज इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड यूजिंग एनर्जी फॉलिंग और रनिंग वाटर। क्योंकि वाटर के पास भी फ्लो बहुत ही ज़्यादा होता है तो उस फ्लो का यूज़ हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को क्रिएट करने के लिए करेंगे और मैकेनिकल एनर्जी फिर कन्वर्ट होगी टरबाइन के माध्यम से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो दिस इज दैट हाइड्रो पावर प्लांट। सो यहाँ से जो पानी का फ्लो है वो आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर टरबाइन घूमने वाला है और उस टरबाइन से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और वो इलेक्ट्रिसिटी पावर लाइंस के ज़रिए
आगे जाएगी और हमारे घरों तक पहुंचती है। सो वाटर फ्लो कैसे बनाया जाए? तो डैम और रिजर्वायर इज मेड ओवर अ रिवर, क्योंकि डैम अगर हम लोग ऑन करेंगे तो पानी का बहुत सारा फ्लो बढ़ेगा और उस फ्लो से टरबाइन रोटेट होगा और टरबाइन के रोटेशन के कारण हमें वो जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होके इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है। सो दैट इज हाइड्रो पावर प्लांट, राइट। इट इज़ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पर पानी के फ्लो का यूज़ करेंगे और पानी हमारे पास उतना अमाउंट होगा कि जिससे इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो सके। डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट: it can be established in certain location. It depends on location of river, ocean. Also large area is required to build a dam and results in rehabilitation of people. So vegetation submerged below dam produces methane which leads to greenhouse effect. So first is biomass. Biomass is a source of energy. किससे मिलेगी? तो प्लांट्स, एनिमल्स सच एज वुड्स, एग्रीकल्चर वेस्ट, गोबर, काउडंग इट इज कॉल्ड। तो उन सबको इकट्ठा करके हम लोग ये एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे। सो इट रिलीजेस, जब कभी भी हम लोग बायोमास को बर्न करते हैं तो वो बहुत सारा स्मोक क्रिएट करेगी। वुड एंड चारकोल: when wood is burned in limited oxygen, it loses water and other volatile substances, leaving charcoal behind. So benefits of charcoal over wood: no flame, charcoal produces more energy and releases less smoke. Gobar and agriculture waste: gobar and agricultural waste is used to produce biogas or gobar gas. So how to produce biogas, gobar gas? So see, this is the chamber. यहाँ पर हम लोग स्लरी रखेंगे, मतलब कि जो भी हमने मिक्सचर बनाया, प्लांट्स, एनिमल, काउडंग, राइट, इसको अंदर रखेंगे। यहाँ से ये इनलेट है, मतलब कि यहाँ से हम लोग वो जो स्लरी है वो ऐड करते जाएंगे रोज़ाना। ये आउटलेट टैंक है, क्योंकि वहाँ से हम उसको जिससे बाहर निकाल पाए, मतलब कि जो भी मटेरियल हमने ऐड किया था वो। और फिर थोड़े 10-15 दिन बाद जो भी गैस इससे क्रिएट होगी वो गैस से हम लोग एनर्जी कंज्यूम कर सकते हैं। So that is the main construction of biogas or gobar gas. So generally it is made up of bricks, right? क्योंकि वो strong होना चाहिए। Various forms of biomass are mixed with in equal quantity of water in the mixing tank. This forms the slurry. थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए। The slurry is fed into digester through the inlet chamber. हम लोग टाइम टू टाइम इनलेट के थ्रू उसके अंदर रखते जाएंगे। इनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज स्लरी टू फॉर्म मीथेन 75%, CO2, H2 and H2O gas. Gases are stored in chamber, right? These gases are called biogas. तो जो भी गैस उससे बन रही है उस सभी को हम लोग बायोगैस बोलेंगे। अब एडवांटेजेस क्या है? तो इससे एक तो स्मोक नहीं होगी, कोई भी ऐश नहीं निकलेगी, जैसे कि वुड और चारकोल में ऐश निकलती है। इसमें से हमें जो भी हीट एनर्जी मिलेगी, बहुत सारी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट मिलने वाली है। वेस्ट लेफ्ट इन बायोगैस प्लांट इज गुड फर्टिलाइजर बिकॉज इट हैज़ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस इन एक्सेस। तो हम लोग वो एज अ फार्मिंग में फर्टिलाइजेशन के तौर पे हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। Then good way to dispose sewage. Sewage can be used with gobar and agricultural waste to produce biogas in biogas plant. क्योंकि जो भी कचरा है वो कचरा हमें कहाँ उसको प्रिवेंट रखना है वो प्रॉब्लम थी, बट बायोगैस से वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। तो वो कचरा हम लोग डायरेक्ट बायोगैस में
अंदर रख सकते हैं कि जिससे हमें उसका भी एडवांटेज मिल सके. सो हियर biogas, that is a renewable source of energy, and biogas is used for cooking purpose, for street lighting, generation of electricity. दोनों तीनों यूज में हम लोग बायोगैस का यूज कर सकते हैं. फर्स्ट इज विंड एनर्जी. सो वी हैव बीन हार्नेसिंग द विंड्स एनर्जी. विंड एनर्जी को कैसे यूज किया जाए, तो उसको यूज करने के लिए विंड मिल्स है. विंड मिल्स विंड के कारण रोटेट होगी, उसके साथ टरबाइन जुड़ा हुआ होगा, और विंड के कारण जब विंड मिल के जो विंग्स है जब वो रोटेट होंगे तो वो मैकेनिकल एनर्जी हुई, और टरबाइन उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा कि जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो पाए. सो दिस इज द वे हाउ वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी. वर्किंग, right? Same, we have turbine blades around the rotor. A shaft connects the rotor to a generator, so when the rotor turns, it spins a generator to make electricity. The electric energy from the generator is transmitted along cables to a substations. So individual wind turbines can be used to generate electricity on a small scale. So to generate electricity on much larger scale, a large number of wind turbines ground together, sometimes known as wind farms. क्योंकि बहुत ही सारा अगर पावर चाहिए तो बहुत सारे विंड मिल्स चाहिए, तो सबको अगर इकट्ठा करेंगे तो बहुत सारी एनर्जी को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं. एक्चुअली दैट वर्ड इज नॉट क्रिएट, बट वी कैन कन्वर्ट दैट एनर्जी, बिकॉज हियर मैकेनिकल एनर्जी इज द फॉर्म and we are converting that mechanical energy into electrical energy. So what are the advantages of this windmill? First is no pollution, renewable and no recurring cost. कॉस्टिंग भी एक बार अगर हम लोग उसको प्लांट कर ले, फिर कॉस्टिंग मतलब उसका मेंटेनेंस चार्ज होगा सिर्फ. डिसएडवांटेज मतलब कि विंड फार्म्स कैन ओनली बी एस्टेब्लिश इन दोज प्लेस विच हैव गुड विंड स्पीड विच इज ग्रेटर देन 15 किलोमीटर पर आवर. सो ऐसे प्लेसेस होने चाहिए पहले तो, तभी उतनी एनर्जी क्रिएट हो पाएगी. अगर कहीं पे विंड नहीं है तो स्पीड नहीं मिलेगी, तो हम वहाँ पर जो एनर्जी है उसका बैकअप चाहिए. मतलब कि जब विंड होगी तब अगर हम उसको स्टोर कर देंगे तो पावर बैकअप चाहिए उसके लिए. इट रिक्वायर्स लार्ज एरिया अराउंड 1 मेगावाट फॉर 2 हेक्टर लैंड. अगर 1 मेगावाट क्रिएट करना है तो 2 हेक्टर लैंड विंड मिल को देना पड़ेगा. हाई सेटअप कॉस्ट, एक बार अगर सेटअप करोगे बट उसका कॉस्टिंग ही बहुत हाई होगा, फिर बाद में उसका सिर्फ मेंटेनेंस चार्ज होगा. टावर्स एंड स्पेशली ब्लेड्स आर एक्सपोज टू रफ वेदर, सो ब्लेड्स गेट डैमेज एंड इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस. अगर तूफान आ गया, बहुत सारी बारिश आ गई, अर्थक्वेक आ गया तो टूट सकता है. तो ऐसे डैमेज अगर होगा विंड मिल तो हमें उसको वापस से उसको रिपेयर करना पड़ेगा या फिर नया विंड मिल रखना पड़ेगा, तो वहाँ पर भी कॉस्टिंग ज़्यादा होगी. नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. सो फर्स्ट है सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी हमेशा एनर्जी देती ही रहेगी, इसीलिए उसको नॉन कन्वेंशनल बोला गया है. तो ऑलवेज सन हमें कंटिन्यूसली परमानेंटली एनर्जी देती ही रहने वाली है, राइट. सो इट इज रिन्यूएबल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. एग्जांपल्स ऑफ दिस एनर्जी, सोलर कुकर, सोलर पैनल. इसी की वजह से हम लोग सोलर एनर्जी का यूज कर पाएंगे. सो फर्स्ट इज सोलर कुकर. सोलर कुकर एक डिवाइस है कि जिससे डायरेक्ट सनलाइट हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए. तो हमें क्या करना पड़ेगा, सोलर कुकर की जो सरफेस है उसको ब्लैक कलर की रखना है कि जिससे मोस्ट ऑफ दैट सन रेज एब्जॉर्ब हो जाए, कि जिससे हम लोग उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाए. सो प्लेन मिरर और कॉन्केव मिरर इज फिक्स्ड एट टॉप साइड ऑफ द कुकर. मिरर क्यों? क्योंकि जिससे रिफ्लेक्ट होके वापस वो रिफ्लेक्टेड
रेज है उसका हम हीट एनर्जी क्रिएट कर सके, राइट। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी मिलेगा और जो इंसिडेंट रे आ रही है वो भी मिलेगी, तो दोनों मिलके एक मोमेंटम बनाएगी जिससे फूड जल्दी प्रिपेयर हो जाए। ऑन द अदर साइड अ ट्रांसपेरेंट ग्लास इज प्लेस्ड, the light reflected from the plane mirror concentrates the solar energy inside the solar cooker, which generates enough heat to cook food। तो सोलर कुकर से हमें जो कुकिंग की प्रोसेस है वो जल्दी हो सकती है, मतलब कि प्रेशर कुकर जो है हम लोग यूज़ करते हैं फॉसिल फ्यूल्स वाला, उससे जल्दी नहीं होगी, बट इससे हमें जो एनर्जी है वो थोड़े टाइम पे मिल जाती है। नाउ सोलर पैनल, सो यू कैन सी दिस इज ब्लैक सरफेस, this is glass surface, this is silver surface। so after reflection लाइट रेज जब कभी भी सन रेज यहाँ पर इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्शन के सीधी अंदर जाएगी। यहाँ पर ब्लैक सरफेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा सन रेज को एब्जॉर्ब करेगी। यहाँ पर भी लाइट रेज जब इंसिडेंट होगी ये डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होके फूड के ऊपर इंसिडेंट होगी कि जिससे फूड जल्दी से प्रिपेयर हो जाए, कुक हो जाए। Then solar panel are devices that convert solar light into electricity। सोलर पैनल एक सिलिकॉन का बना हुआ मटेरियल होता है। तो सिलिकॉन क्या करता है, जब कोई भी सन रेज उस पर इंसिडेंट होता है तो वो तुरंत उस लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, राइट। सो दिस इज हाउ वी आर गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी वाया सोलर पैनल। So use of solar panel used in satellite and Mars probe, use in traffic signal and street lights, आपने देखा होगा। use in houses, in calculators and toys, use in TV station and radio station in remote location। Advantages of solar panel, no moving parts, उसको हम लोग घर पर भी एक बार सेट कर दे तो उसको फिर ट्रांसफ़र नहीं करने की ज़रूरत। रिक्वायर लिटल मेंटेनेंस, मेंटेनेंस मतलब कि जब कभी उसमें कोई खराबी होगी तब उसमें रिपेयरिंग वर्क होगा। कैन बी यूज इन रिमोट लोकेशंस वेयर देयर इज नो कनेक्शन ऑफ लाइट, अगर लाइट कनेक्शन नहीं है वहाँ पर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, क्यों, क्योंकि उसमें एज अ सोर्स हमारा सन है, इट इज़ परमानेंटली सोर्स ऑफ एनर्जी। Disadvantages of solar panel can produce electricity only on sunny days। अगर क्लाउडी डेज है या फिर बारिश आ रही है, अगर सन नहीं है रात को, तो फिर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। पर हमारे पास अदर वे है बैकअप पावर कि जिससे हम लोग जब दिन है तब हम लोग एनर्जी स्टोर कर सकते हैं और रात को उसका यूज़ कर सकते हैं। स्पेशल ग्रेड सिलिकॉन इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग सोलर सेल्स, तो वो थोड़ा कॉस्टली है। मैन्युफैक्चरिंग इज एक्सपेंसिव, एक बार लगाने का जो खर्चा है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है। एंड प्रोड्यूसेस लो एनर्जी, तो हाई एनर्जी के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पैनल्स को प्लांट करवाना पड़ेगा। देन एनर्जी फ्रॉम सी, द ओशंस कवर 70% ऑफ टेरेस्ट्रियल एरिया, they contain a lot of energy, a small part of it can be used। energies which are technically available are the following: first, tidal energy, wave energy and ocean thermal energy। so energy from sea has three types: tidal, wave and ocean। all these are renewable and non conventional, मतलब कि वो हमें परमानेंट टाइम तक एनर्जी मिलने ही वाली। So first is tidal energy. Due to gravitational attraction of moon, a level of water in ocean changes twice in a day। when the level of water is high, tides are high। when level of water is low, tides are low, right। तो here जो डैम्स और रिजर्वॉयर है वो हम लोग सीशोर के नज़दीक बिल्ड करेंगे, राइट, कि जिससे पानी जो है वो दिन के समय में आ सके, हाई टाइड होगा।
तो turbines in the bearer generate electricity as the tide floods into the reservoir. तो वाटर फ्लो की वजह से टरबाइन बहुत ही फास्ट घूमेगा और फिर हम लोग उस टरबाइन के मोशन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर पाएंगे. Then next is wave energy. Wave are created due to movement of wind on ocean surface. अगर बहुत ही ज़्यादा विंड होगा, स्पीडी विंड होगा, तो वहाँ पर जो पानी के वेव्स है वो भी बहुत ही ज़्यादा फोर्स से जाएंगे. और अगर बहुत ही ज़्यादा फोर्स से जाएंगे तो अगेन टरबाइन की वजह से राइट हम उसको रोटेट करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी और फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी. देन ओशन थर्मल एनर्जी. Ocean thermal energy is renewable energy technology that harnesses the solar energy absorbed by the ocean to generate electric power. क्योंकि जब कभी भी समर सीजन और सनी डे होगा तो पानी गर्म होगा. अब सन की गर्मी के कारण जो पानी की जो ऊपर की सरफेस है वो बहुत ही गर्म होगी और जो नीचे की सरफेस है एकदम बॉटम सरफेस वो थोड़ी ठंडी होगी कंपैरिजन विद दी अपर सरफेस. तो इससे क्या होगा कि एक टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हुआ. टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से पानी का जो फ्लो है वो हमें मिलेगा, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से पानी जो ठंडा है वो गर्म टेम्परेचर की तरफ फ्लो होगा, तो ठंडे से गर्म की तरफ. तो ये फ्लो कंटिन्यूसली चलता रहेगा जिससे कि टरबाइन रोटेट होगा और टरबाइन के रोटेशन की वजह से हमें फिर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने को मिलेगी. तो ये था उसका वर्किंग राइट. हमें हॉट और कोल्ड लेयर के बीच 20 डिग्री सेल्सियस का एक डिफरेंस रखना है. अगर 20 सेल्सियस का डिफरेंस होगा तो टरबाइन इजीली स्पिन हो पाएगा और इलेक्ट्रिसिटी इजीली प्रोड्यूस होगी. So the vapor is then cooled by sea water that has been pumped from deeper ocean layer that condenses the working fluid back into liquid so it can be reused. This is continuous electricity generating cycle. Then next energy is geothermal energy. अब geothermal energy कैसे? Geo means अर्थ की बात कर हो रही है. तो थर्मल एनर्जी इज कंटेन इन द रॉक एंड फ्लूइड्स बीनेथ अर्थ क्रस्ट. कैसे? तो जब कभी भी गर्मी की सीजन होती है तब अर्थ के अंदर के जो भी रॉक और फ्लूइड्स है वो गर्म हो जाते हैं, तो वो टाइम टू टाइम अंदर की सरफेस के कारण वो गर्म के गर्म ही रहते हैं. सो हियर जब कभी भी पानी ऐसे गरम ऑब्जेक्ट पे जब इंसिडेंट होंगे राइट, तब क्या होगा? अगर कोई चीज़ बहुत ही गर्म है और पानी उस पर गिराया जाए तो स्टीम क्रिएट होगी राइट. तो एक स्टीम एनर्जी हमें मिली. उस स्टीम एनर्जी के कारण हम लोग टरबाइन को रोटेट कर पाएंगे, क्योंकि स्टीम की जो एनर्जी होती है वो एक प्रेशर बिल्ड करती है, हाई प्रेशर. और हाई प्रेशर मतलब हाई फोर्स, और उस फोर्स को हम लोग टरबाइन को रोटेट करने के लिए यूज़ करेंगे और फिर से उस टरबाइन के रोटेशन के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट होगी राइट. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड is known as geyser, and that region where hot water accumulates is known as hot springs. क्योंकि जो गर्म पानी है वो एक्यूमुलेट होगा ऐसे जो रॉक्स है उनके नज़दीक और फिर वहाँ से स्टीम बनेगा. सो सी दिस इज वेरी हॉट वाटर एंड peoples are bathing inside it because of hot water. So we are using this steam energy, and this is the generator here. So this generator creates that electricity by rotating that turbine. Because of this steam we can provide high pressure to that turbine, and because of that high pressure, because of that force, the turbine will rotate and electricity is generated.
Now see, the hot water and steam can be tapped to generate electricity, and for the other work directly in some geothermal plants, the steam trapped in rocks is routed through a pipe to a turbine and used to generate electricity. That is simple mechanism. Advantages: most power plants need steam to generate electricity, and they use fossil fuels to boil water for steam. So here, geothermal power plant steam use is free and thus cheap. क्योंकि वैसे तो हम लोग फॉसिल फ्यूल्स यूज करने वाले थे, बट ये जो पावर प्लांट है उससे फॉसिल फ्यूल्स को यूज करने की जरूरत खत्म हो गई. राउंड द क्लॉक, राइट, जब कभी भी हमें वो एनर्जी चाहिए तब वो अवेलेबल होती है. एंड इट इज ऑल्सो पॉल्यूशन फ्री, दैट वी नो, because there is no usage of fossil fuels in this energy. There are disadvantages also there. So disadvantages is very few viable sites. बहुत ही कम लोकेशन ऐसे होते हैं, यही पहला एडवांटेजेस है. और इसको हमें यूज़ करने के लिए, ऐसी एनर्जी को यूज़ करने के लिए प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा. क्योंकि स्टीम अगर आउटर एटमॉस्फेयर में ही रहेगी तो उसका हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे. तो उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर चैम्बर बनाना पड़ेगा कि जिससे स्टीम एक पाइप में से निकले और उसकी जो प्रेशर है हम लोग उसका यूज कर सके. देन न्यूक्लियर एनर्जी, सी, दैट इज द चैम्बर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी. सो हियर न्यूक्लियर पावर प्लांट इज डिराइव्ड फ्रॉम एनर्जी दैट इज रिलीज व्हेन relative large atom like atom of uranium, thorium are split by shooting neutrons on them. तो बेसिकली हमें क्या करना है न्यूक्लियर एनर्जी में, एक तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेने हैं जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, उसके ऊपर न्यूट्रॉन को स्ट्राइक करवाना है. जैसे ही न्यूट्रॉन को स्ट्राइक करवाएंगे वैसे ही यूरेनियम अनस्टेबल हो जाएगा, और जैसे ही वो अनस्टेबल होगा वैसे ही वो बहुत सारी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा. सो वो जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में होगी. अगेन हीट के फॉर्म में है तो वो हीट हम लोग वाटर को बॉईल करने के लिए यूज़ करेंगे, फिर स्टीम क्रिएट करेंगे. स्टीम क्रिएट होगा तो हाई प्रेशर बनेगा, और हाई प्रेशर मतलब फोर्स, और फोर्स से हम लोग टरबाइन को रोटेट करवाएंगे जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो. नाउ चेन रिएक्शन. If we trigger one reaction of nuclear fission, chain reaction starts. In chain reaction, particles released by splitting of the atom, जैसे कि हमने यूरेनियम थोरियम में किया. तो एक बार वो स्प्लिट होने के बाद रुकने वाले नहीं है, वो कंटिन्यूसली स्प्लिट होते ही रहेंगे, और ये एनर्जी है वो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होती ही रहेगी. तो चेन रिएक्शन की वजह से, राइट, यहाँ पर बहुत ही ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलने वाली है, क्योंकि ये रिएक्शन चलती ही रहेगी. ये जो यूरेनियम और थोरियम पे हमने न्यूट्रॉन से जब स्ट्राइक करवाया तब वो अनस्टेबल हो गया, और फिर वो कंटिन्यूसली जो भी रेज है, जो भी एनर्जी है, न्यूट्रॉन्स है, वो प्रोड्यूस करता ही रहता है. तो ये रिएक्शन चलती रहेगी आगे आगे आगे, और अगर हम सभी एनर्जी का सम अप करें तो बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी वी कैन गेट थ्रू दिस न्यूक्लियर एनर्जी. अब इसके एडवांटेजेस क्या है? सो कैन प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ही ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है. 1 किलोग्राम कोल कैन लाइट अप 1 बल्ब फॉर 8 hours. But 1 kilogram of uranium can light up 1 bulb for 3 into 10⁴ years. एक कोयले के कारण, 1 किलोग्राम कोयले के कारण एक बल्ब सिर्फ 8 घंटे तक चालू रहेगा, बट 1 किलोग्राम यूरेनियम के कारण एक बल्ब 30,000 साल तक चालू रहेगा. सो दैट इज द रेंज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी. डिसएडवांटेजेस: हाई सेटअप कॉस्ट, बहुत ही कॉस्टिंग ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर जो प्रिवेंशन है ना वो बहुत ही ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियर एनर्जी है. हमें पता है कि न्यूक्लियर डिजास्टर्स क्या है,
हिरोशिमा और नागासाकी में। सो ये वही एनर्जी है। सो सेटअप कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा। चांस ऑफ एक्सीडेंट, रेडिएशन एमिटेड कैन कॉज ह्यूज लॉस ऑफ एनवायरमेंट एंड सिविलाइजेशन। You can search that what are the accident by nuclear power plants, right? Waste products are very harmful, needs to be disposed carefully, क्योंकि waste products भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के हो गए जो हमारे लिए हार्मफुल है, तो उसको अगर केयरफुली डिस्पोज नहीं किया गया तो वो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। So first is no source of energy is pollution free. It's good to use sources with less pollution. Burning fossil fuels causes air pollution, that we know. Petrol, diesel vehicles are producing pollutions. Vegetation submerged below hydropower dam leads to greenhouse effect. We know that greenhouse effect, right? CNG creates much lesser pollution than petrol and diesel. LPG is best choice for cooking purpose because it releases more energy per unit mass. Smokeless, does not cause air pollution and ash. Sun is the ultimate source of energy. For example, plant converts light energy from sun into chemical energy as food. क्योंकि जो भी प्लांट्स है वो अपना खाना सन रेज की वजह से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस, दैट वी नो। फिर एनिमल वो प्लांट को खाएंगे, अपनी एनर्जी सेव करेंगे, राइट? एंड देन फॉसिल फ्यूल्स दैट वी यूज कम्स फ्रॉम डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो अल्टीमेटली वी आर यूजिंग सन एनर्जी। Heat energy from the sun causes changing weather patterns that produces wind, that we use as wind energy, that windmill. तो wind कहाँ से create होती है? तो sun की वजह से। क्यों? क्योंकि temperature difference एक प्लेस और दूसरे प्लेस में जब टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा तो वो विंड क्रिएट करती है उसको मेंटेन रखने के लिए। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस फ्रॉम मूविंग वाटर. Water flows because of heat energy from the sun causes evaporation that keeps water moving through the water cycle.